अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरबर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कहा है कि सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करता, डॉलर को बाहर ले जाने को कम करना है, क्योंकि डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। और उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो गरीब ममालिक का बहुत बड़ा मसला रहा है। पाकिस्तान अगर आज ग्रे लिस्ट में है तो उसमें एक वजह ये भी है कि डॉलर जो बाहर स्मगलिंग हो रहा है उसे रोकने में नाकामी रही है साबका हुकूमतें भी और मौजूदा हुकूमत भी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अशराफिया पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब की 3.5 साल हुकूमत हो चुकी, उसके बावजूद ये कहना कि अशराफिया पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर किस तरह भेज देती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है। आपने तो ये दावे और वादे किए हैं कि बाहर से पैसा पाकिस्तान वापस लाना है, जो चोरी का पैसा बाहर जाता है उसको आपने लाना है। जबकि 3.5 साल में डॉलर स्मगलिंग हो रहा है अफगानिस्तान, तो वो नहीं रोक सकी गवर्नमेंट। और अगर पैसा अशराफिया बाहर लेकर के जा रही है तो और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, मईशत पर असर पड़ रहा है, तो उस पर रोकना किसका काम है? हुकूमत का काम है, और ये भी अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे सईद गनी साहब के इस बयान की जानिब भी कि वो कह रहे हैं पता नहीं ये क्या नशा करके आते हैं जो ये कहते हैं कि सिंध में अगली हुकूमत इनकी होगी। ये उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की है कि वो तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है अगली हुकूमत सिंध में भी PTI की होगी। उस पर उन्होंने कहा है शायद ये नशा करते हैं, इन्हें ये नहीं मालूम कि अगली हुकूमत किस वजह से होगी आपकी सिंध में हुकूमत। PTI की नालायकियों की वजह से मुल्क को ख़तरा है। ये भी सईद गनी साहब ने अलार्मिंग सिचुएशन की जानिब इशारा किया है, और वो कह रहे हैं जी PTI की नालायकियों की वजह से मुल्क को ख़तरा दरपेश है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है, जबकि इमरान खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं। उनकी तकरीर जब भी सुनते हैं तो हमें पता चलता है जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। जबकि इस हवाले से सवाल ये भी है कि मिनी बजट से महंगाई में इजाफा होगा या नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी इससे महंगाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना आम आदमी पर इस पर फ़र्क पड़ेगा। अब इस पर क्या कहा जाए कि हुकूमत लाइल्म है या तमाम चीज़ें इल्म में होने के बावजूद भी ये तफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं कि जनाब कुछ भी नहीं होगा, मिनी बजट आने दें, मिनी बजट पास भी हो जाएगा। इत्तेहादियों ने गो के तशवीश का इजहार ज़रूर किया है, लेकिन लगता यही है कि इत्तेहादी मान जाएंगे और पुरानी तनख्वाह पे काम भी करेंगे और इसको वोट भी देंगे और ये बजट पास हो जाएगा। इमरान खान साहब के इस बयान पर हम बात भी करेंगे, और इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ओमिक्रॉन के हवाले से कि ये लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है, लपेट में ले रही है लोगों को, और इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा भी लाहक है। और ख़ास तौर पर अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करें, कराची में कोरोना की जो 5वीं लहर का जो आगाज़ हुआ है, माहिरीन सेहत कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कराची में ओमिक्रॉन जो जंगल में आग की तरह फैल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान साहब के इस बयान और सईद गनी साहब के। हमें ज्वाइन किया है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं शमी मुमताज़ साहिबा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहनवाज जदौन साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहनवाज जदौन साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। शमी मुमताज़ साहिब आपका भी। शमी मुमताज़ साहब, आपकी से आगाज़ करूँगा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का बहुत बड़ा मसला भी है, और ये कह रहे हैं जी देखिए सब्जियां बाहर भेज दें आप, या सब्जियां बेचना शुरू कर दें मुल्क से बाहर, तो इससे तरक्की मुल्क की नहीं होती। डॉलर जो बाहर ले जा रहे हैं उसको कम करना होगा गैर कानूनी तरीके से, और अशराफिया पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपकी बात को जोड़ते हुए मुझे तो पुरानी बात याद आ रही है, वो कंटेनर वाली जी। मैं जो हूँ वो बजाय इसके कि बाहर से पैसा जो है बैंक के जरिए है, वो एक पठानों वाला तरीका होता है ना कि यहाँ से जो है वो पता नहीं कौन से जरिए से पैसा बाहर भेज दिया जाता था, तो हुंडी के जरिए, हवाला हुंडी है या जो भी नाम है इसका, तो हम भूले नहीं अभी वो बात कि हवाला हुंडी के जरिए भी बात होती थी। और जाहिर है मुझे लग रहा है कि हवाला हुंडी ही अब चल रहा है, क्योंकि सब्जियां और वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। जहां तक बात इनके वजीर आजम साहब की कहने की, आज तो उन्होंने बहुत बड़ा लफ्ज कहा है कि मैं आपका ब्रांड हूँ और मैं जो हूँ वो करप्शन नहीं करता। हाँ, ये जरूर मैं समझूंगी, उसके साथ मैं जोड़ूंगी करप्शन नहीं करता, लेकिन करप्शन करने वालों को NRO जरूर देता हूँ जो मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं, और वही जाहिर सब चीजों के जिम्मेदार भी हैं कि मुल्क जिस तरह इस वक्त जा रहा है, जिस रॉ पे जा रहा है मुल्क। तो मैं समझती हूँ कि कश्मीर जो बेचा आपने तो पाकिस्तान को भी उठा के जो है वो बेच दिया है, और स्टेट बैंक को जो है वो आपने उसके हवाले कर दिया है, IMF के हवाले कर दिया है। और सारे जो मिनी बजट आया है और जो मिनी बजट आने के बाद पूरे मुल्क में जो आग लगी है,
और खास तौर पे नया साल शुरू हुआ तो केपी में जितना एक रुझान आया मिनी बजट से, देखिए शमी मुमताज साहिबा, मिनी बजट से क्या महंगाई में इजाफा हुआ है? क्योंकि हुकूमत या तो लाइल्म है या मानने को तैयार नहीं, कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि मिनी बजट से महंगाई में ना इजाफा होगा, ना ही आम आदमी पे कोई फर्क पड़ेगा। मैं बिल्कुल अली सरवर आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मुझे नहीं समझ में आता कि इनका वजीर आजम कुछ और बोलता है और इनके वज़रा कुछ और बोलते हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, केपी में हुए हैं या जहां भी हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं या बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, उसमें वजीर आजम साहब तो ये कहते रहे कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया का, और इनके वज़रा कहते रहे कि हम इलेक्शन इसलिए हार गए कि मुल्क में महंगाई बहुत थी जिसकी वजह से हम ये इलेक्शन हार गए। तो पहले तो ये फैसला करें कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, मुल्क में महंगाई है कि नहीं है। और ये वो महंगाई है जो मिनी बजट से पहले थी। मिनी बजट के बाद जो कुछ होगा वो एक टेलर की सूरत में आ चुका है। जेहलम में खातून का 3 बच्चों को मार के खुदकुशी कर लेना, या बिल्डिंगों पे से कूद के लोगों का मर जाना, या ठेलों को या रिक्शाओं को आग लगा देना। मैं समझती हूँ कि जो भी रहा पिछला अदवार, जितना भी ये लोग बुरा कह लें हमें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को या किसी और गवर्नमेंट को, मैं समझती हूँ कि खुदकुशियों का रुझान उठा के देख लें, भूख का रुझान उठा के देख लें, महंगाई का रुझान उठा के देख लें। कब आटा जो है 45 रुपए से ऊपर हुआ था, कब घी 70-75 रुपए से ऊपर हुआ, कब चीनी जो है वो 50-55 से लेके अब 155 और 150 तक पहुंच गई है। तो महंगाई का तूफान किसको कहेंगे हम? मैं तो कहूंगी जो ये कहते थे सुनामी आ रहा है, सुनामी आ रहा है, वाकई सुनामी आ गया। और उस वक्त मजहबी रहनुमा कहा करते थे कि सुनामी का नाम ना लिया करें, ये तबाही की अलामत है। तो वो देखें आज सही साबित हो रहा है कि सुनामी जो है वो तबाही की अलामत है, और पाकिस्तान के अवाम तबाही की तरफ गामजन है। आपका कि क़यामत तक हम नाम लेते हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा। तो अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे से, जो कि ये चाह रहे हैं, जो कि ये मोदी की आने की ख्वाहिश करने वाला वजीर आजम, अल्लाह करे मोदी आ जाए, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैं समझती हूँ हम उस तरफ जा रहे हैं कि कहीं ऐसा आपको लगता है ये बहुत बड़ा खतरा जाहिर, इसकी तरफ इशारा भी किया है आज सईद गनी साहब ने, आप भी वही बात कर रही हैं। शाहनवाज जदौन साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो वजीर आजम साहब ने आज जो कुछ कहा, जिसका जवाब दे रही हैं शमी मुमताज साहिबा, तो आप इस पर क्या कहेंगे कि डॉलर को बाहर ले जाने को कम करना पड़ेगा? मनी लॉन्ड्रिंग गरीब ममालिक का बड़ा मसला भी है। अब फिर अशराफिया पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है। फिर उसने कहा कि मैं ब्रांड हूँ, करप्शन नहीं करता। तो कम से कम इस तरह की बातें जो वज़ीर आज़म साहब ने की है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अजी सरवर साहब, बिल्कुल वज़ीर आज़म हमारे मुल्क का ब्रांड है और 3-3.5 साल हो गए कोई 1 रुपए का करप्शन नहीं है। बात यह है कि जब कोई अयान अली के थ्रू यहाँ से डॉलर भेजेगा या किसी दूसरे के थ्रू भेजेगा तो गुर्बत बढ़ेगी मुल्क में। माजी में आपने देखा कि किन किन तरीकों से यहाँ से डॉलर बाहर गए और किन किन जराए इस्तेमाल किए गए। वो मुख्तलिफ GIT में भी आया हुआ है, लांचों के जरिए भी गए हैं, अयान अली के जरिए गए हैं। तो बात यह है कि ये इन्हीं करप्ट माफिया जो टोला था साबका द्वार में, उनका ये गन हम साफ कर रहे हैं और हम लगे हुए हैं। जो अगर महंगाई है तो इनकी वजह से। मेरी बहन की अभी बातें मैं सुन रहा था। बात यह है कि मेरी बहन यहाँ कराची में, सिंध में आटे की रेट एक उस पे है और पंजाब और KP में दूसरा रेट चल रहा है। यहाँ कम से कम 400-500 रुपए जो रेट ज्यादा है। चीनी वहाँ सस्ती है या महंगी है या आपकी गवर्नमेंट है, उसकी वजह क्या है जदौन साहब? इसकी वजह क्या है? पंजाब में अगर आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, सिंध में महंगा है, इसकी वजह? बात ये है कि यहाँ ये लोग शुगर में 25 शुगर मिलों में से 17 शुगर मिले किसकी है? मेरी बहन को बेहतर पता है कि किसकी है। यहाँ गंदम चूहे कहाँ गए? 20 अरब रुपए के गंदम जो चूहे कहाँ गए? बात है कि वक्त पे ये मार्केट में गंदम नहीं लेके आते, इस वजह से यहाँ पर गंदम आटा जो ना आटे की शॉर्टेज भी है और महंगा भी है के बनिस्बत KP और पंजाब के। बात यह कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आज महंगाई खाली पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। कल मेरे दोस्त का फोन आया मुझे UK से, कहने लगा कि जब से इमरान खान आया है, बोलो UK में हम जो मीट खरीदते थे 3 पाउंड की, वो हम खरीद रहे हैं 16 पाउंड की। कह रहे जब से इमरान खान की हुकूमत आई है यहाँ हम खरीद रहे हैं ऑयल, जो हम खरीद रहे थे 1 लीटर 4 पाउंड की, वो हम 20 पाउंड की खरीद रहे हैं। तो क्या वहाँ UK में भी इमरान खान की गवर्नमेंट है, इमरान खान की वजह से महंगाई आई है? क्या अमेरिका में जो महंगाई आई है वो भी इमरान खान की वजह से आई है? ये तो पूरी दुनिया में आई है।
महंगाई और मेरी बहन तो वैसे आंखें बंद कर रही, इनको पता है इमरान खान एक साफ सुथरा और निडर लीडर है और इंशाअल्लाह इस मंजरहार से इमरान खान इस मुल्क को इस निकालेगा। मंजहार से जदौन साहब आप ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान ही निकालेगा, साफ सुथरा लीडर भी है, ब्रांड भी है पीटीआई का और पाकिस्तान का ब्रांड भी है और वो करप्शन में उनका कहीं नाम भी नहीं आता, जबकि शमी मुमताज़ साहब फरमा रही है कि खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग। ये तो साबका हुकूमतों में इतनी खुदकुशियाँ नहीं की लोगों ने जितनी मौजूदा हुकूमत में। और फिर दूसरी बात ये भी है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं अशराफिया पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है, तो जो जदून साहब ने फरमाया वो तो ये कह रहे हैं कि जी अयान लेकर गई हैं या शर्जील मेमन कश्ती में बाहर लेके चले गए पैसा, तो ये सारे तो साबका दवार में हुआ है। जदून साहब जो मौजूदा गवर्नमेंट में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आज कसूरवार कौन है? इसका मतलब अगर ये आज भी ये लोग कर रहे हैं सब कुछ तो फिर आप लोगों को पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अली सरवर मुझसे बात कर रहे हैं हम? जैसे मैं जदून साहब से पूछ लूं क्योंकि वो इल्जाम तो जाहिर पी अथॉरिटी पर है। पूछ लें। जी जदून साहब। जी सर ये अयान और ये शर्जील मेमन कश्तियां ये तो चले साबका हुकूमत में होता रहा, 3.5 साल में आपके गवर्नमेंट में तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे या कुछ कर रहे हैं तो जाहिर है आप पकड़ लेते, पकड़ा नहीं है इस मीन के कुछ कर नहीं रहे, तो फिर अब ये सब कुछ अगर हो रहा है तो अब कौन कर रहा है सर? ये सरवर भाई, अली सरवर भाई जमानतों पे है, शर्जील मेमन जमानत पे, दूसरे जो ना अयान अली बाहर बैठी हुए सब जमानतों पे है, फरियाल तालपुर जमानतों पे हैं। किस वजह से ये गए अंदर, ये किस वजह से अंदर गए हुए थे और किस चीज की जमानत पे हैं? ये करप्शन जो इन्होंने की है उसकी उस पे जमानत पे है। अच्छा, करप्शन की जमानत पे ये लोग हैं। निसार चीमा साहब खुशामदीद आपको भी। सर मिनी बजट से महंगाई होगी नहीं, गवर्नमेंट का ये कहना है, और आम आदमी में फर्क भी नहीं पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट लाइल्म है या आप समझते हैं कि जानबूझ के आंखें बंद करी है? देखिए गवर्नमेंट की ये हुकूमत की बेहिसी की इंतहा है, इनको आवाम के दुख दर्द का कोई एहसास नहीं है। ये तो सच्ची बात ये है कि ये सिर्फ बेहिसी नहीं बल्कि बेशर्मी की हद तक ये जो है ये इनसे ताल्लुक है आवाम के दुख दर्द से। जरा गौर करें कि मिनी बजट में बेशुमार मैं दर्जनों के हिसाब से मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त कम है मैं सिर्फ 4 मिसालें देना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि आवाम पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इन्होंने मिनी बजट में ये प्रपोजल दी है कि आइंदा अद्वियात के लिए जो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होगा उन सब के ऊपर इन्होंने मजीद टैक्स लगा दिया है। ठीक है, अंदाजा करें कि आम अद्वियात जो हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं करते, आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता। इनको ये जो मोहल्लात में 300 कनाल के मोहल्लात में रहने वाले उनको तो फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पहले कई गुना कीमतें बढ़ गई हैं आम अद्वियात की, जिनमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी शामिल हैं और इनको कोई एहसास ही नहीं है। फिर जरा दूसरी बात जरा गौर करें, आम चीजें आम आदमी आम हर घर का इस्तेमाल, ये माचिस के ऊपर भी टैक्स अंदाजा करें। फिर तीसरी बात है कि परचून फरोश जो है किसी छोटे से शहर में, किसी कस्बे में, किसी गांव में जो परचून फरोश है उनके ऊपर भी टैक्स। फिर अंदाजा करें कि जो किसान इस्तेमाल करते हैं, ये खादें हैं, बीज हैं, कीड़े मार हालात है, उनके ऊपर मजीद टैक्स। अंदाजा करें कि एक तो खाद मिल नहीं रही है, यूरिया खाद मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है पूरे मुल्क में, और डीएपी जो खाद हमारे दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में 24-25 रुपए फी बैग थी, आज उसकी कीमत 8,500 से तजावज कर चुकी है। 8,500 पे अंदाजा कर लें। लेकिन ये कि चूंकि मैं फिर ये कई बार मैं कह चुका हूँ कि ये हुकूमत जो है ये मजमूआ है नालायकी का, बदइंसामी का और बेहिस्सी का। तो बस ये है कि इनसे क्या आदमी गिला करे, इनको तो ये देखे भैंस के आगे बीर बजाने वाली बात है, इनको तो एहसास ही कोई नहीं है। लेकिन शायद ये है कि अवाम के वोटों से भी बेरियाज हो चुके हैं, इनको पता है कि हम जब भी अवाम के पास गए, अवाम ने हमें ये है कि हमारा वो असर करना है कि इनको बिल्कुल ये है कि ये देखे जो सबक इनको ये सीखना चाहिए कि जब भी इलेक्शन हुए हैं अवाम ने इनको मुस्तरद किया है, इनके लीडर को, इनकी पॉलिसीज को, इनके सेटअप को, इस हुकूमत को। सर आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमें मईशत तवाहाल मिली थी, अब सूरत हाल बेहतर है। उन्होंने तो इज़हार इत्मीनान किया है मईशत की इस वक्त जो सूरत हाल है, यानी अवाम जो है अवाम का जीना मुश्किल हो गया और वो इज़हार इत्मीनान फरमा रहे हैं। यही तो बेइज्जती है और क्या है। यानी अंदाजा कर लेना कि अवाम की चीखें निकल गई है और ये क्या उनकी जान निकलवाना चाहते हैं जो इज़हार इत्मीनान कर रहे हैं। देखिए अवाम को जब भी मौका मिला उन्होंने ये इनको सबक सिखाना है। ज़िमनी इलेक्शन जब भी हुए अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, अवाम का फैसला आपके सामने है
केपी के बल्दियाती इलेक्शन हुए, अवाम का फैसला बिल्कुल पूरी कौम ने देखा है। इसी तरह जनरल इलेक्शन जब भी हुए तो अवाम ने इंशाअल्लाह पीटीआई को एक बिल्कुल निशानी पर बना के रख दे रहे हैं। सर, आपको लगता है गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी या अपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 23 मार्च को निकलेगी तो उसके बाद ठहरना मुश्किल होगा गवर्नमेंट का? इनके करतूत तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि ये 5 साल पूरे करें, लेकिन ये है कि ये भी एक देखें एक दयानतदाराना इख्तलाफ राय है। बाज लोग ये समझते हैं कि ये जो है ये इस नालायक हुकूमत को ये है कि हम पहले वक्त से पहले खत्म ना करें, इनको सियासी शहीद बनने का मौका ना दे। अच्छा। ताकि इनके पास कोई उज़र कोई जवाब ना रह जाए कि हमने आखिरी साल में ये कर देना था, वो कर देना था। ये देखें ये तो कदम सर, आखिरी साल तो इंतखाबात का साल होता है। और दूसरा सर, तहरीक अदम एतमाद की जानिब क्या जारी है अपोजिशन? तहरीक अदम एतमाद हो, देखें इस्तीफों का ऑप्शन हो, लॉन्ग मार्च हो, ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं अगर हमने इनको फारिग करना हो। वैसे तो ये है कि ये इनके करतूत ही काफी है इनको गिराने के लिए, इनकी बर्बादी के लिए, इनके तनज़्ज़ुल के लिए, इनके खात्मे के लिए, तबाही के लिए इनकी करतूत काफी है, खुद कफील है ये लेकिन अपनी तबाही के मामले में, और इनको किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यह है कि हम तो इंशाअल्लाह अवाम कौम की आवाज बनेंगे, पीडीएम पूरी कौम की आवाज बनेगी और आवाज बनी हुई है। हम अवाम को गाइड भी करेंगे, अवाम की आवाज भी बनेंगे, अवाम को रहनुमाई फराहम करेंगे और इंशाअल्लाह अवाम को लीड भी करेंगे। शमीम मुमताज साहिबा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो आपने कहा पीटीआई की नालायकियों की वजह से मुल्क को खतरा है, सईद गनी साहब भी ये फरमा रहे हैं, आपने भी यही कहा और निसार चीमा साहब भी नून लीग के मैंने ये फरमा रहे हैं कि जनाब इनको घर भेजना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, लेकिन सियासी शहीद हम नहीं चाहते ये बने। तो क्या ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से या अपोजिशन के हवाले से आपसे जो राब्ते हुए हैं तो क्या ये तय कर लिया गया है कि सियासी शहीद इस गवर्नमेंट को नहीं बनने देना और इसको 5 साल पूरे करने देना है? सबसे पहले तो अली सरवर बात करूंगी, मेरे भाई ने जो कहा अयान अली, तो प्लस हरीम शाह भी कर दे। अयान अली कम से कम वजीर आजम की सीट पर नहीं बैठी, हरीम शाह तो वजीर आजम की सीट पर बैठी है और जो वजीर आजम की सीट पर बैठ सकता है वो सोचें वो कहाँ से क्या ले जा सकता है और क्या ला सकता है। और प्लस इसको जमायमा खान का विरसा भी कर दें कि जो अपनी बीवी की विरासत में से या तोहफे में से खा रहा हो, उसे क्या पता कि उसके मुल्क में कितनी महंगाई है और एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी इस महंगाई के जमाने में अपने बच्चों के साथ या किराए के घर में और 17,000 तनख्वाह में या 15,000 तनख्वाह में कैसे सफर कर रहा होगा। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। और जो लोग भी उसको डिफाइन करते हैं, चाहे वो पीटीआई से हो या पीटीआई से ना हो, उन सब के लिए भी शर्म का मुकाम है ये कि इतनी बड़ी सच्चाई से ये लोग आंखें बंद कर रहे हैं कि जी हमारा तो कभी हुआ ही नहीं। चीनी स्कैंडल भी भूल गए, आटा स्कैंडल भी भूल गए। सबसे पहले आटे ही खाद का स्कैंडल हुआ था कि एकदम से फी बोरी की कीमत 400 रुपए बढ़ा दी गई थी और वो सोचे वो 400 रुपए कहाँ गए थे, वो जहांगीर तरीन ने आते ही पहले हल्ले में उठाए थे। फिर रिंग रोड स्कैंडल है, फिर बीआरटी है, मालम जब्बा है, फिर फॉरेन फंडिंग केस है। गंदुम के बारे में बार बार ये पूछते हैं गंदुम कहाँ गई। आपको मेरी तकरीर याद होगी कि जब मुल्क में गंदुम का ये बहरान है, चाहे वो सिंध में हो, केपी में हो, पंजाब में हो या बलूचिस्तान में हो, क्योंकि हम एक फेडरल इकाई पर यकीन रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उस वक्त भी इन्होंने 40,000 टन गंदुम अफगानिस्तान भेजी थी। और आपने अभी कल परसों भी मीडिया ने मुझे दिखाया कि वही गंदुम जो ये अपने बाप का माल समझते हैं वो उठा के, जब मुल्क में महंगाई का ये आलम है, चाहे वो सिंध हो या तो सिंध को ये कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं मानते क्योंकि इनकी यहाँ गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए सिंध सिंध करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं। ये इनके सारा पेट में दर्द जो है वो सिर्फ सिंध का है कि सिंध में इनकी गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन सिंध का अवाम इतना बाशऊर है क्योंकि सिंध से ही सियासत चली है। जुल्फिकार अली भुट्टो ले लें, बेनजीर भुट्टो ले लें या जितने भी आप उठा के देख लें सियासी लोग, सब सिंध से ही बाशऊर सियासत करके गए हुए लोग हैं और सिंध के लोगों को पता है कि कौन उनका दोस्त है और कौन नहीं है। अच्छा, यही इल्जाम है शमीम मुमताज साहिबा, ये 30 अरब की गंदुम चूहे खा गए, ये इस पे क्या कहेंगी आप? अली सरवर एक मिनट, एक दो जुमले और मैं बोलूंगी। आपने इन्होंने मेरे भाई ने कहा जेल, देखे जरदारी साहब ने बेगुनाही में बहुत साल जेलें भुगती हैं, 12 साल। क्या कोई साबित हो गया केस? अदालतों ने बरी किया ना। जो ये कहते हैं कि अदालतें बहुत हमारी इंसाफ पसंद है, मैं भी कहती हूँ अदालतें बहुत इंसाफ पसंद है, अदालत इंसाफ करती है। क्या जरदारी साहब का कोई केस पकड़ा गया? फरियाल तालपुर साहिबा की इन्होंने बात की या किसी और की इन्होंने बात की? क्या कोई केस अब तक साबित हुआ कि भाई हमने जो किया? मैं और एक बात कहूंगी कि जब ये आए थे तो ये कहते थे कि पाकिस्तान में हर रोज 12 अरब रुपए की करप्शन होती है। 3.5 साल हो गए, 3.5 साल के दिन गिनने कितने हो गए?
उन दिनों के हिसाब से वो 12 अरब को जरा प्लस करके मुझे बताएं कि कितने अरब रुपए हो गए कि हम आज कर्जा उतारने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि जितने करप्ट लोग हैं वो तो सारे या जेलों में हैं या बाहर हैं बकौल इनके, क्या वो जमानतों पर हैं? तो अब वो पैसा कहाँ गया जो करप्ट वो था? बिल्कुल, ये तो बड़ी बात है। ये तो शाहनवाज जदून साहब है कि वो मुझे हिसाब तो दे देना, वो दे दे मुझे जो आप क्या डैम बनाने जा रहे थे, मुझे वो डैम के पैसे वापस कर दें, आज पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। ये लोग वो हैं इलेक्शन रुक जाए तो कर्जा उतर जाएगा। जदून साहब, ये जो आपने इल्जाम लगाए शमीम मुमताज साहब, तो फिर जाहिर है जवाबी इल्जाम उन्होंने भी लगा दिया कि हमारा तो चलो ताल्लुक नहीं बनता आयान अली से, लेकिन हरीम शाह तो कहती है कि तहरीक इंसाफ के रुकन भी हूँ, वो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक भी पहुँच गई, और इस तरह की जो बातें सारी, और ये जो अदालतों से जमानतों पर हैं या बरी हो गए हैं कुछ लोग, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब शवाहिद नाकाफी हैं, केसेस इतने तगड़े नहीं हैं जिसकी वजह से बासानी जमानतें हो जाती हैं? देखिए, मेरी बहन बोल रही हरीम शाह वो कहीं वो जगह ना प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठी है, लेकिन अयान अली का तो सब पता है। अयान अली का केस कौन लड़ रहा था, अयान अली के पीछे कौन खड़ा हुआ था? उसकी पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी टीम लगी हुई थी। टॉप के इनके जो ना लॉयर थे, उनको वो केस लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? इनके दिल में चोर था ना, इसलिए तो उसकी केस लड़ रहे थे। दूसरी बात मेरी बहन ने की, मेरी बहन आज भी जहां से सैयद मुराद अली शाह साहब सीएम है, वहां के अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। आज भी स्कूलों में फर्नीचर नहीं है। 29,000 रुपए का एक फर्नीचर ये खरीद रहे थे। वो स्कैंडल हमने उठाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया है वो स्कैंडल। एक डेस्क 29,000 रुपए की, 29,000 रुपए की एक फर्नीचर। उसमें जदून साहब आज उसमें सईद गनी साहब ने ये कहा, आज सईद गनी साहब ने ये कहा कि वो शीशम की लकड़ी चूंकि बहुत महंगी है, लोहा भी महंगा है, ये 29,000 तो कम है, वो 40,000 तक की पड़ती है। उसमें डायमंड लगे हुए थे। मुझे मौका देंगे जी जी एक जुमला बोलने का मौका दे दे मुझे। जी जी उसमें डायमंड लगे हुए थे। पैनाडोल की गोली भी तो 25 लाख रुपए की दी है पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोरोना के नाम पर। आप तो ये मांग रहे हैं मुझे पैनाडोल की गोली का हिसाब दे दें। कोरोना की सारी वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट ने 40 अरब रुपए खा गए हो तुम लोग कोरोना के लिए भाई, 40 अरब रुपए मुझे हिसाब दे दो उसका। इन्होंने नहीं खरीदी, फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। कोरोना की जितनी भी वैक्सीन के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने दी है। खरीदना फेडरल गवर्नमेंट का ही काम है मेरे भाई। पंजाब में खरीदी है, केपी ने खरीदी है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने बजट रखा होता लेकिन 1 रुपए की वैक्सीन नहीं खरीदी इन्होंने। हाँ, ये किया कि इन्होंने अपने लिए गाड़ियां खरीदी, चाहे कोई भी। अच्छा, सेहत कार्ड पे क्या इतराज है शमीम मुमताज साहिबा? सेहत कार्ड पे सिंध गवर्नमेंट को क्या इतराज है? क्यों फवाद चौधरी भी आए थे, उन्होंने भी कहा पंजाब में, हालांकि उन्होंने कोई इतराज नहीं है, सिंध में आप लोगों ने इतराज किया। हाँ अली सरवर, इस पर एक अलग से प्रोग्राम करें। मेरे पास पूरा एक इसका खाता खुला है, मेरे पास पूरा खाता खुला है। इन्होंने कहा था कि सेहत कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि सेहत कार्ड से गरीब आवाम को मिल रहा था। बड़ी तफसील से ये गरीब को मारने जा रहे हैं, ये गरीब को मारने जा रहे हैं। गवर्नमेंट अस्पताल सारे बंद हो जाएंगे, वहाँ के पंजाब के गरीब आवाम को सारा पैसा लूट के चला जाएगा और ये भी चले जाएंगे 5 साल के बाद और गरीब आदमी मर जाएगा। इंशाल्लाह मेरी बहन, अगले 5 साल फिर हमारे हैं इंशाल्लाह। इस पाकिस्तान के अवाम जान चुके हैं, इसलिए मेरे भाई कर रहे हो पाकिस्तान का भंग बनने जा रहा है। तुम्हारे 5 साल और 10 साल आपको नजर आते हैं। मेरी बहन केपी में अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए, आपने अपना अशर देख लिया वहाँ ना, आपने 62 आपने भी अपना अशर देख लिया वहाँ पर। हमने तो फिर भी जीते। आप कहाँ थी? मुझे एक तहसील आप बता दें कि आपने जीता। अगर हम नहीं है तो आप भी नहीं है। मौलाना फजलुल रहमान। अच्छा, वहाँ तो वहाँ के रिजल्ट पे बात हो रही है। चीमा साहब, इस पे कुछ कहेंगे आप? देखो, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तो केपी के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, अब इंशाल्लाह सिंध में भी इनको रिजेक्ट करेंगे। उठ जाओ, सुबह हो गई है, उठ जाओ मेरे भाई। अच्छा, इस पे रिप्लाई नहीं किया आपने शमीम मुमताज साहिबा? मुख्तसर रिप्लाई तो कर दें, क्योंकि ये जो सवाल उठा रहे हैं शाहनवाज जदून साहब, यही फवाद चौधरी ने भी कहा था कि सेहत कार्ड आखिर खराबी क्या है, सिंध में क्यों नहीं आने दे रहे? शमीम मुमताज साहिबा, तो फिर ये लगता है आपको, जिस तरह की बात कर रहे हैं जदून साहब के, अगले 5 साल फिर वफाक में, केपी में, पंजाब में, और ये तो कह रहे हैं सिंध में भी
जाहिर पीटीआई का अपना दावा है कि पीटीआई ही होगी अब चारों सूबों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बने हैं सिंध के अंदर। जरा सा वो डीलिमिटेशन हो जाने दें, इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दे, हाथ कंगन को डीलिमिटेशन तो आप अपनी मर्जी की बनाती है, आप लोग को लगे हुए पिछले भी आपने अपनी मर्जी के बनाए। डीलिमिटेशन पे भी एतराज है आपको? काउंसलर नहीं बने थे, आज ये लोग अपनी मर्जी के बनाते हैं, इन्होंने मर्जी के बनाते हैं डीलिमिटेशन, तो ये बैठ के अपनी मर्जी हल्के बनाते हैं। तो डीलिमिटेशन जो अपनी मर्जी के बनाएंगे हल्के, ये जो इल्जाम है शमीम साहिबा, बात ये है कि कहीं 45,000 रुपए इन्होंने अपने हल्के कहीं 45,000 रुपए रखे हैं और अपोजिशन जहाँ इनको पता है कि हम नहीं जीत सकते तो वहाँ इन्होंने 90,000 रुपए वो हल्का रखा है। ये हमारा हल्का नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है मेरे भाई। नहीं, आप लोग मिल के सारे इलेक्शन कमीशन करेगा, उसका काम है करना। अच्छा, इलेक्शन कमीशन इसका मतलब है पीपल्स पार्टी से मिला हुआ है। मर्जी के बनाते हैं, आप उठाना करो, जदून पढ़ के आया करो, ये हमारा काम नहीं है। तो मेरी बहन सब पड़ा हुआ है, इसलिए तो आज सीनियर असेंबली के सामने क्यों धरना है, रोड लाखों लोग रोडों पे क्यों निकले? वो धरना भी आपको पता है, वो धरना भी आपको पता है के खिलाफ, आपके कानून के खिलाफ आपने 2 मिनट में असेंबली में अपनी अक्सरियत के बलबूते पर जो उस धरने के हवाले से अब शमीम साहब आप क्या कह रही, क्यों है वो धरना? किसी ने जानबूझ के किया है? अगर वो कानून इनका जो नहीं है। जदून साहब सुन लें, जदून साहब सुन लें, जदून साहब जवाब तो सुन लें, जवाब सुन लें। जी शमीम साहिबा। देखें, जमात इस्लामी से मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, अगर ये महंगाई और करप्शन के खिलाफ निकले होते तो हम इनके साथ होते। ये धरने देने का मतलब यही है कि ये लोग इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहते हैं, ये भी और पीटीआई भी लोकल गवर्नमेंट के, क्योंकि इनको पता है इनको मुंह की खानी पड़ेगी और उस मुंह की खाने की वजह से वो आज पब्लिक से अपने आप को बचा रहे हैं। वहां बैठकर जो एक फैसला करने की जगह है, आप आए फ्लोर पर बैठे और फ्लोर पर बैठकर हमसे बात करें। आप लोग बोलने नहीं देते, आप लोग बोलने नहीं देते। आपके नासिर शाह साहब आए हमारे साथ बैठे, कह रहे हैं कि भाई उस पर, और उसी वक्त आप लोगों ने कानून पास कर दिया क्योंकि आप लोग के दिल में चोर था। हम आपको बोलने नहीं देते तो ये बाजे और गाजे लेके आप असेंबलियों में ना आते। नहीं, आप लोग तो ये मजबूरी बाजे बजाने में और बजाने में और तालियां बजाने में जाया करते हैं। यहाँ बोलने की भी पाबंदी है, आप लोगों ने हमारे बोलने की भी पाबंदी लगाई हुई है। बोलने की पाबंदी नहीं होनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब, शाहनवाज जदून साहब, शमीम मुमताज साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे जी सब्जियां बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करता, बात निकली फिर सिंध तक आ गई और जो इल्जामात हैं, इल्जामात की सियासत कब खत्म होगी? इल्जामात की सियासत खत्म हो सकती है जी कारकर्दगी से। कारकर्दगी से आपने अपोजिशन का मुंह बंद करना होता है, वफाकी हुकूमत हो या सिंध गवर्नमेंट हो। जिस तरह पीटीआई जाहिर है अपोजिशन में है सिंध में, और वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है, तो दोनों की कारकर्दगी अगर बेहतर होगी तो ही मुंह बंद होगा अपोजिशन का। एक और बड़ा मसला इस वक्त जो दरपेश है पूरे पाकिस्तान, दुनिया को वैसे दरपेश है, पाकिस्तान में भी कराची में ओमिक्रॉन जंगल में आग की तरह फैल रहा है। इस पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए अलग खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। कराची से कोरोना की 5वीं लहर का आगाज, माहिरीन सेहत कह रहे हैं जी कराची में ओमिक्रॉन जंगल में आग की तरह फैल रहा है, और जिस तेजी से फैल रहा है खासतौर पर सबसे बड़े शहर कराची में, इस तरह अगला नंबर जो है वो लाहौर का हो सकता है। शहर में मजीद 10 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। इसके अलावा कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट जंगल की आग की तरह तो फैल ही रहा है। वफाकी हुकूमत ने भी ये तस्लीम कर लिया इस बात को। शहर कायद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह जो है वो इस वक्त 7% हो चुकी है। मजमूई तौर पर कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,933 मुल्क में हो गई है, और वबा फैलाव रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने का भी गवर्नमेंट ने फैसला किया है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि हम कोई सख्ती या पाबंदी लगाना नहीं चाहते, हालात को कंट्रोल करना चाहते हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं, वहाँ से डॉक्टर हिरा ज़हीर मौजूद हैं, इसके अलावा डॉक्टर नौशीन भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ओमिक्रॉन है क्या और इसकी अलामात क्या हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर हिरा ज़हीर साहब, पहले आप बता दीजिए थोड़ा सा हवाले से कि ओमिक्रॉन है क्या और इससे किस तरह बचा जा सकता है। ओमिक्रॉन जो है वो कोरोना वायरस की एक नई सूरत है, जिसके अंदर आप स्पाइक प्रोटीन, जिसको आप म्यूटेशन कहते हैं, जिसके थ्रू वायरस बॉडी के अंदर एक्ट करता है। इट हैज गॉट 70 स्पाइक प्रोटीन, जो अभी तक कैलकुलेशंस हैं शुमार अदाद शुमार के मुताबिक, जो कि डेल्टा वायरस से मतलब आप कह लें कि दुगनी है। मसला ये कि जैसे ही ये बंदे को इन्फेक्ट करता है तो इसका जो रेट ऑफ स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इस वायरस को कंट्रोल करने में खासी मुश्किलात हमें दरपेश हो सकती हैं। अच्छा, इस पे डॉक्टर नौशीन, आप डिप्टी डायरेक्टर भी हैं जेपीएमसी की, इसकी अलामात क्या हैं जिसकी वजह से लोग पहचान सकें कि जी कोरोना वायरस से ये ओमिक्रॉन जो है किस तरह मुख्तलिफ है?
इसमें कुछ बहुत डिफरेंट सिम्टम्स नहीं होते, सेम फ्लू, फीवर, बॉडी एक्स, लेकिन जैसे पहले हम पिछले 2 साल से ऑलरेडी ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन की वजह से इसकी सिवियरिटी काफ़ी कम है, और जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे एडमिटेड पेशेंट्स में भी जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, एनी कोरोना वायरस डिजीज़। और सेम इज फॉर ओमिक्रॉन में भी यही है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और हिफाजत हासिल हो सकती है। जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो ओवरऑल हमें यही समझना चाहिए कि वैक्सीनेशन से हम बहुत ज़्यादा इसकी सिवियरिटी से बच सकते हैं। अच्छा, इसमें बच सकते हैं। डॉक्टर हीरा क्या कहेंगी इस पर? आपके ये जो अलामात के हवाले से हम बात करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, तो क्या समझा जाए कि जिस तरह बुखार से बीमारी शुरू होती है, फिर उसके बाद खांसी और उसके बाद सांस की खराबी, यही अलामात इसकी भी हैं? डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड अ लिटिल टू इट कि इसके अंदर अगर आप रनिंग नोज को ऐड कर लें कि अभी जितनी भी रिसर्च आर्टिकल्स जो कि हम यूके को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यूके में सबसे पहले ये ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, और वहाँ से जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स जो अभी तक आ रहे हैं उसके अंदर ओमिक्रॉन के अंदर वो कह रहे हैं कि जी स्नीज और रनिंग नोज और इस तरह की, जैसे कि आप कह लें कि राइनाइटिस टाइप के सिम्टम्स हैं इसके अंदर। बट यही जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं है। जैसे कि हम कोरोना वायरस की जो पुरानी अलामात हैं वही अलामात जिसको हम सब जानते हैं कि बुखार है, बदन में दर्द है और फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, यही सब अलामात हैं। हम इसको फर्दर तशखीस यूं कर सकते हैं कि जिसके अंदर कोविड वायरस पॉजिटिव आता है, हमें पता चल जाता है, तो फिर हम उसको जीनोम स्टडी के लिए आगे भेजते हैं। तो जब जीनोम स्टडी होती है जो कि वायरस का डीएनए आप कह लें, तो उसके अंदर से हमें पता चलता है कि जी कि ये ओमिक्रॉन है या कौन सा वेरिएंट है। अच्छा, इसमें डॉक्टर नौशीन क्या कहेंगी आप, किस उम्र के अफराद के लिए ज़्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन के वेरिएंट जो आया है? 5वीं लहर है वैसे भी कराची में तो कोरोना की। अल्लाह का शुक्र है बहुत कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, लेकिन एज विद अदर वायरल इलनेसेस, ओल्ड एज वाले लोग या जिनमें इम्यूनिटी कम है वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, और उन्हीं में इस बीमारी की शिद्दत ज़्यादा पाई जा सकती है, जो कि हम बाहर के मुल्कों की स्टडीज़ देख रहे हैं। हमारे यहाँ अभी शुक्र है अल्लाह का कि इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, इससे बच्चे मुतासिर, रिपोर्ट्स हैं इस तरह की बच्चे मुतासिर हुए हैं ओमिक्रॉन से? जी बिल्कुल बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उनमें इम्यूनिटी चूंकि बेहतर होती है तो सिवियर इलनेसेस, बहुत शदीद बीमारी जो है वो कम होती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, क्योंकि आजकल फिर जाहिर स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, तो ये बड़ा खतरनाक है। इस पर आप क्या सजेशन करेंगी कि फिलहाल इतना ज़्यादा जोर नहीं है शहर कायद में, फिलहाल पाबंदियों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात करें बेहतर है? हाँ, लेकिन जी बिल्कुल, हम जैसे शुरू से ही हर जनरल पॉपुलेशन को भी एजुकेट कर रहे हैं, बच्चों में ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, बिकॉज स्कूल्स में एक दूसरे से करीब ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कंजेस्टेड जगहों पे बच्चे मौजूद होते हैं, तो फासला रखने की ज़रूरत है, मास्क बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र टाइम टू टाइम यूज़ करें, और जिनको थोड़ी सी भी बीमारी की अलामात हो उनको घर में आइसोलेट करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर हीरा साहब, थोड़ा सा बता दीजिए इस हवाले से कि जिनको भी अलामात कोरोना की हों या ओमिक्रॉन के हवाले से, तो क्या अब को ख़ास मेडिसिन यूज़ करें? जिस तरह किसी को अगर फीवर है तो उसको वो उमूमन ये ख्याल किया जाता है, वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, डर गए हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये खांसी आ जाए, तो वो समझते हैं कि शायद ये भी कोरोना की अलामात में से एक अलामत है, तो फिर फौरी तौर पर टेस्ट कराया जाए या अपने आप को घर तक महदूद कर दें। नहीं, देखिए, सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज, मतलब एज अ डॉक्टर एंड एज अ जनरल प्रैक्टिशनर आई वुड नॉट सजेस्ट सेल्फ मेडिकेशन। वेयर हम फीवर के अंदर, अगर कोई घर के अंदर है, अलामात ऐसे जाहिर हो रहे हैं कि फीवर है या फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो आप फिलहाल कोई बुखार कुछ दवाई आप सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लें प्लीज, कि कभी कोई वेरिएंट बच्चों को सूट नहीं करता, या बड़ों को भी कोई मेडिसिन का सॉल्ट ऐसा होता है जो नहीं आपको सूट करता, तो प्लीज जो भी मेडिकेशंस आप करें वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ हो, मेड बी फॉर फीवर, मेड बी फॉर फ्लू और मेड बी फॉर कोरोना वायरस और एनी अदर डिजीज आई वुड से। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब आपके पास भी, डॉक्टर नौशीन साहब आपके पास भी यकीनन बहुत सारे लोग आते हैं, और उसमें ज़ाहिर लाजमी नहीं कोरोना हो या
ओमिक्रॉन के हवाले से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लोग इस वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है इससे भी, और हमारे यहाँ भी ज़ाहिर है इसके हवाले से, फैलाव के हवाले से ख़तरनाक सिचुएशन है। तो उसमें आप क्या मशवरा देंगे लोगों को? एहतियाती तदबीर कौन सी हैं जो फौरी इख्तियार करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हमारे हाथ में वैक्सीनेशन है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो प्लीज जाके वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है, बूस्टर डोज फ्री है। 30 ईयर से अबव जो लोग हैं वो जाके फौरन बूस्टर डोज लगवाएं, ये एडिशनल प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा जो हमारी नॉर्मल एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क यूज करना, एक दूसरे से फासले पे रहना, सैनिटाइजर यूज करना, हैंड वॉश करना, ये सब बहुत प्रैक्टिकल हैं और ये हमें बीमारी से बहुत बचाती हैं। हमारे इतना एक्सपीरियंस है सिंस बिगिनिंग ऑफ कोविड, हमने देखा कि ग्रेजुअली वैक्सीन के यूज से इसकी सिवियरिटी बहुत कम हुई है। और अब जितने भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, अगर किसी ने बूस्टर लगवाया हुआ है तो इसमें बहुत ही कम अलामात हैं। तो ये मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई उन्हें तो फौरन वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स किए हैं, बूस्टर हर हमारे हॉस्पिटल में एंड आई एम श्योर हर जगह अवेलेबल है इजीली। आप जरूर तशरीफ लाएं। 30 ईयर से अबव जो भी लोग हैं वो फौरी बूस्टर डोज लगवाएं। अच्छा, बूस्टर डोज के हवाले से डॉक्टर साहब आप क्या कहती हैं कि किसी शख्स ने फर्स्ट डोज लगवाई है, सेकंड डोज के बाद कोरोना के हवाले से, तो कितना दिन का वक्फा जरूरी है इसमें, या फौरी लगवा सकता है वो भी? देखें, अभी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस हैं 6 मंथ्स जिनकी लास्ट डोज हो चुकी है, लेकिन इससे पहले ऐसे नहीं था। इससे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स ने तो बहुत जल्दी लगवा ली थी। तो मेरा ख्याल है कि हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करने की जरूरत है। अगर आपकी सेकेंड डोज जो वैक्सीनेशन की है उसको 6 मंथ्स हो चुके हैं तो आप बूस्टर लगवा सकते हैं। और नॉर्मली ऐसा ही है, हम सब ने जैसे फरवरी से हमारी वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर, तो मैक्सिमम लोगों ने जून, अगस्त, जुलाई तक लगवाई हुई है, तो उनको 6 मंथ्स हो चुके हैं, वो लगवा सकते हैं। अच्छा, इसमें डॉक्टर हीरा साहब आप क्या कहेंगे कि खासतौर पर शहरों के मुकाबले में देहात कम मुतासिर हुए हैं, तो उसकी क्या वजह नजर आती है आपको? वहाँ की आबो हवा कुछ असरअंदाज होती है, या शहरों में क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है? नहीं, एक तो अर्बनाइजेशन के अंदर आते हैं कि पॉपुलेशन इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है, एक चीज। प्लस ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबोरेटरी रिपोर्टिंग शहरों के अंदर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। वहां पे आप कहें कि तशखीस जब होगी ही नहीं, डायग्नोस्टिक्स होंगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा? तो ये इसलिए अदादोशुमार आप कह सकते हैं कि रूरल एरियाज से कम है, वरना तो और कोई वजह नहीं कि वहाँ पे और हमारा नंबर अर्बन और रूरल एरिया में डिफरेंस इतना है। इट इज जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे रिपोर्टिंग कम हो रही है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज या लेबोरेटरीज आप कह लें। फैसिलिटीज तो अभी प्रोवाइड कर दी गई हैं, मगर लेबोरेटरीज वगैरह की टेस्टिंग या अवेयरनेस आप कह लें वहाँ के लोगों में इतनी नहीं है, तो इसलिए वहाँ से रिपोर्ट कम होता है और शहरों से ज्यादा होता है बिकॉज दे आर मोर अवेयर एंड क्या कहते हैं फैसिलिटीज के करीब होते हैं। अच्छा, आप समझते हैं अवेयरनेस की वजह है, वरना वहाँ भी इतने लोग मुतासिर हैं, लेकिन अमवात की तादाद तो कम है बनिस्बत शहरों से। इट इज अगेन रिपोर्टिंग सर, कि अगर आप रिपोर्ट जहां से जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास स्टैटिस्टिक्स आते हैं। ये जो रिपोर्ट के अंदर हम अमवात शो करते हैं, जी जितना हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि पूरे सिंध से आप कह लें, पूरे पाकिस्तान से कह लें, तो जहां जहां से रिपोर्ट कलेक्ट होती हैं हम उन्हीं को फिर सेग्रीगेट करके और मतलब आप कह लें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज उसको कैलकुलेट करके और फिर आगे पुट अप करते हैं। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द रिपोर्टिंग, चाहे वो डेथ के लिए हो, चाहे वो डायग्नोस्टिक के लिए हो, चाहे वो टेस्ट के लिए हो, इट इज द सेम, दोनों का सेम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हीरा ज़हीर, डॉक्टर नौशीन, डिप्टी डायरेक्टर JPMC, बहुत शुक्रिया। क्योंकि कराची में ओमिक्रॉन जंगल में आग की तरह फैल रहा है और कराची से कोरोना की 5वीं लहर का आगाज़ माहिरीन सेहत का ये कहना है हो चुका। शहर कायद में मज़ीद 10 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक भी हुई है और शहर कायद में कोरोना चूँकि मस्बत केसेस की जो शरह है वो बढ़ रही है, अब 7% तक पहुँच चुकी है, जबकि मुल्क में कोरोना से हलाकतों की जो मजमूई तादाद है वो 28,933 से भी ज़ायद हो चुकी है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त।